हेलो स्टूडेंट्स, लिक्विड सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 35। पिछले लेक्चर में हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है। अब खाली हमें कुछ न्यूमेरिकल जो सीआरक्यू में बच रहा है उसको कंप्लीट करके चैप्टर को ओवर करना है। तो चलिए भाई, जो क्वेश्चन बचे हैं उसको थोड़ा सा मैं एक बार देख लूं। 24, 25, 34 मैंने होमवर्क दिया था, शायद आपने इसको कर लिया होगा या नहीं तो आपको करना पड़ेगा उसको खुद से, क्योंकि 32, 33 एक ही जैसे है, 34 भी वैसे ही। तो मैंने इसको होमवर्क के तौर पे दिया, इसको खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद फिर ना बने तो मेरे से बात करिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 37 हम डिस्कस करेंगे। 45, 48 और 49 इतनी 6 क्वेश्चन है जो कि हमें डिस्कस करके इसको कंप्लीट करना है। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम सीधे क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। देखो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 24, जरा ध्यान से देखिए। Two solvents A and B have Kf values 1.86 and 2.72 respectively. A given amount of substance when dissolved in 500 gram of A, it completely dimerizes, and the same amount of substance is dissolved in 500 gram of B. The solution undergoes trimerization. What will be the ratio of observed lowering of freezing point in the two cases? देखो यहां पे 2 केसेस की बात है, तो ठीक है 2 केस यहां पे लिख तो ले कम से कम। पहला केस, केस 1। इस पहले केस में जो सॉल्वेंट आपको दिया है जिसको ए से एक्सप्रेस करा गया, सॉल्वेंट यहां पर ए है, उसका KF दिया है जिसको मैं KFA बोलूंगा। दिस KFA इज इक्वल टू कितना, तो 1.86, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। इसमें कोई सब्सटेंस डाला जो कि है सब्सटेंस X, और उस सब्सटेंस यहां पर क्या है, दैट इज X। सोचिए सब्सटेंस X यहां पे हमने पुट किया हुआ है, तो जरा सोचिए इसका कंप्लीट डाइमराइजेशन करने की बात है, तो X कन्वर्ट्स इनटू क्या होगा, 2X कन्वर्ट्स इनटू X2 हो जाएगा। अब जैसे बात वही रही, जब डिसोसिएशन एसोसिएशन का मामला होता है तो आपको वेंटो फैक्टर से जाना होता है। तो सबसे पहले आपको यहां पर X का वेंटो फैक्टर कैलकुलेट करना चाहिए, तो वही कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं, शुरुआत 1 से करो, ये कितना हो जाएगा 0। 1 में से पूरा 1 माइनस करेंगे, यहां पर क्या रिजल्ट आएगा 1/2 ना, ये तो घट के 0 हो गया। ऑब्वियस सी बात है, यहां पे जो वेंटो फैक्टर होगा 1/2 होगा, सबको देख रहा। पहले से मोल 1 है, लास्ट में मोल्स का नंबर 1/2। ये बात मैंने 10 बार रिपीट करी है, आप थोड़ा सा रिकॉल करें फिर से, कि अगर इनिशियल मोल्स 1 होता है तो फाइनल मोल्स ही वेंटो फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहां पे कहा जा सकता है कि I इन द केस ऑफ 1, पहले केस में जो I होगा ये 1/2 हो जाएगा। केस 1 में X का जो I है, दिस इज इक्वल टू 1/2। चलिए आगे बात करेंगे। इस वाले केस में जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होगा उसको चलो डेल्टा T F1 से हमने एक्सप्रेस कर लिया। दिस डेल्टा T F1 इज इक्वल टू, सोचो क्या हो सकता है भाई, इसको यहां पे लिखा जाएगा KF ऑफ A इंटू N2 अपॉन W1। चूंकि W1 ग्राम्स में है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 भी आपको यहां पे करना चाहिए। और एक चीज और आपको यहां पे भूलना बिल्कुल नहीं है कि जो वेंटो फैक्टर यहां पर होगा वो I1 के बराबर होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। इसको यहां पे इक्वेशन नंबर 1 से एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो आपको देखना। लेकिन यहां पे एक और केस की बात है जिसको मैं इसमें केस 2 बोलूंगा। केस 2 में जो सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है दैट करस्पॉन्ड्स टू सॉल्वेंट B। जो KF यहां पे सॉल्वेंट B का है, इसका डेटा यहां पर क्या, 2.72। और इस बार X आपका ट्राइमराइज हो रहा है, कंप्लीट ट्राइमराइजेशन। तो X का इस सॉल्वेंट में अगर कंप्लीट ट्राइमराइजेशन होता है, उसका जो करस्पॉन्डिंग रिएक्शन होगा ये कुछ ऐसा ही तो होगा। हमें सबसे पहले वेंटो फैक्टर के बारे में सोचना है। ये 1 है तो यहां पर क्या रिजल्ट आएगा 0। 1 में से पूरा 1 माइनस करेंगे, X3 का डेटा यहां पे 1/3 के बराबर होगा, सबको देख रहा। इनिशियल मोल्स यहां पे 1 है, फाइनल मोल्स का डेटा 1/3 है, तो 0 हो गया ना। और हमने सब कुछ इस चैप्टर में अब तक सीख लिया हुआ है कि इनिशियल मोल्स अगर 1 के बराबर होगा तो फाइनल मोल्स ही वेंटो फैक्टर हो जाएगा। इस बार का जो वेंटो फैक्टर होगा उसको एक्सप्रेस करेंगे I2 से। मुझे बताओगे I2 यहां पर कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 1/3 होगा। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में फिर से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करा जाए, डेल्टा TF2 कैलकुलेट करा जाए, दिस इज इक्वल टू पॉसिबल यहां पर होगा KF ऑफ B
इंटू इसको लिखा जा सकता है बहुत आसानी से N2 अपॉन W1 मल्टीप्लाइड बाय 1000, और इस बार भी N2 को करस्पॉन्डिंग वेक्टर फैक्टर से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, यानी N2 को I2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबको देख रहा है? आपका टास्क यहां पे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का रेशियो कैलकुलेट करना। तो सोचो जरा, अगर आपको यहां पे डेल्टा TF1 अपॉन डेल्टा TF2 कैलकुलेट करना है तो क्या रिजल्ट आएगा? बोलो, सोच के देखो। 1 को 2 से डिवाइड ही तो करेंगे। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट होगा? जरा सोच के देखिए। I1 अपॉन I2 इंटू यहां पे लिखा जा सकता है KFA अपॉन कितना? तो KFB ना। जरा सोच के देखो, सारे अमाउंट्स यहां पे सेम है। जरा सोचिए, सॉल्वेंट अमाउंट सेम है, सॉल्यूट अमाउंट भी तो सेम ही है ना, मतलब N2 दोनों केस में सेम होगा, W1 दोनों केस में सेम होगा, 1000 तो सेम है। डिवाइड करेंगे N2 W1 1000, सब कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में यही तो बचेगा। तो जो आपका यहां पे डेटा है इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। बोल I1 यहां पर कितना? 1/2। ये जो I2 का डेटा यहां पे है दिस इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई जो A का KF आपको दिया हुआ है दिस इक्वल्स टू 1.86 अपॉन B का जो KF का डेटा है दिस इक्वल्स टू 2.72। इसको सॉल्व करिए, बताओ क्या आंसर आएगा। ये हो जाएगा 3/2। चलो इसको मैं कैलकुलेटर से अगर निकाल लूं, वी हैव ये कितना? 3/2 यानी 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.86 डिवाइडेड बाई 2.72। आंसर आ रहा है 1, अप्रोक्सीमेटली 1.02। अप्रोक्सीमेट आंसर इक्वल्स टू 1, और ये कंप्लीट हो गया। दिख रहा सबको? तो दोनों केसेस में जो आपका डेल्टा TF का रेशियो होगा अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर होगा, और एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, कवर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये केस है डाइमराइजेशन का, तो यहां पे वेक्टर फैक्टर 1/2। ये केस यहां पे ट्राइमराइजेशन का, तो वेक्टर फैक्टर 1/3। बाकी सोचो N2 W1 सब कुछ दोनों केस में सेम ही तो है। हमने दो इक्वेशन का यहां पे फॉर्मेशन करके डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा TF का जो रेशियो है वो दोनों केस में कैलकुलेट होके आ गया, एंड दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। इसको नोट करिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले इसको नोट करिए। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। द क्वेश्चन इज फिनॉल एसोसिएट्स इन बेंजीन टू अ सर्टेन एक्सटेंट forms a dimer. A solution containing 20 into 10 to the power minus 3 kg of phenol in 1 kg of benzene has its freezing point decreased by 0.69 Kelvin. Calculate the fraction of phenol that has dimerized. KF आपको बेंजीन का दिया हुआ है। देख भाई, टाइम थोड़ा सा मैं सेव करने के लिए मैंने पूरा डेटा यहां पे पहले से लिख रखा है। देखो, फेनॉल का मास कितना? 20 ग्राम। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सॉल्वेंट का मास 1 kg क्वेश्चन में दिया हुआ है। KF गिवन है, डेल्टा TF आपको दिया हुआ है, और आपको यहां पे फेनॉल का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है। परसेंटेज कितना फ्रैक्शन डाइमराइज होगा, मतलब आपको निकालना क्या है? परसेंटेज, फ्रैक्शन, आपको निकालना डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अल्फा कैलकुलेट करना है। देख कैसे करेंगे। जैसे वही बात, अगर अल्फा कैलकुलेट करना है तो आपको तो आई के थ्रू जाना पड़ेगा, वेंट ऑफ फैक्टर की बात तो करनी पड़ेगी। चूंकि मामला एसोसिएशन से रिलेटेड है तो वेंट ऑफ फैक्टर यहां पे लेना मस्ट हो जाएगा। चूंकि मैटर है डाइमेराइजेशन का, फेनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH। चूंकि मैटर यहां पे डाइमेराइजेशन का है तो इसको डाइमराइज कर दो। फिर अगर इसको डाइमराइज करेंगे ये हमारा रिएक्शन होगा। सबको देख रहा है? पहला टास्क है वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना अल्फा के टर्म्स में। देखो कैसे शुरुआत करेंगे 1 से, यहां पे रिजल्ट कितना आएगा? 0। जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा उसको अल्फा से एक्सप्रेस किया जा सकता है। 1 में से माइनस करेंगे अल्फा, यहां पे फॉर्मेशन किसका होगा? अल्फा/2 का ना। सोचिए, अगर आपको यहां पे वेंट ऑफ फैक्टर आई कैलकुलेट करने को कहा जाए, बोल क्या रिजल्ट आएगा? इनिशियल मोल्स यहां पे 1 के बराबर है, फाइनल मोल्स का डेटा ही वेंट ऑफ फैक्टर होगा। कई बार इस बात का डिस्कशन मैंने कर दिया। तो अगर फाइनल मोल्स का डेटा कैलकुलेट करना है, दोनों का सम करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा? 1 माइनस अल्फा/2। अब सोचिए, यानी अगर आपको अल्फा कैलकुलेट करना है तो पहले आपको आई कैलकुलेट करना चाहिए। अगर आई कैलकुलेट हो जाएगा बहुत आसानी से अल्फा भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा।
चूंकि मैटर यहां पे है डेप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का डेल्टा टीएफ का, दिस डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू पॉसिबल क्या होगा के एफ इंटू N2 अपॉन W1। चूंकि यहां पे सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई यहां पे नहीं करना है, मोलैरिटी N2 बाय W1 से ही कैलकुलेट हो जाएगा। और रही बात यहां पे वेंटो फैक्टर की, इस वेंटो फैक्टर को यहां पे N2 से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल बनता है ना, ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा। पुट द वैल्यूज, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 0.69 इज इक्वल टू के एफ का डेटा कितना 5.12 मल्टीप्लाइड बाय वेंटो फैक्टर आई इनटू, और सोचो क्या हो सकता है भाई, ये जो N2 होगा वो सॉल्यूट का मास बाय मोलर मास हो जाएगा। सॉल्यूट का मास यहां पे 20 ग्राम है, याद करो फिनॉल का मोलर मास 94 होता है ना, जबकि सॉल्वेंट का मास यहां पे 1 kg के बराबर है, तो यहां पे 1 को लिखा जाना कोई जरूरी नहीं है। प्राइमरी टास्क आपको यहां पर आई कैलकुलेट करना पड़ेगा। सोचिए कितना आई की वैल्यू आएगी, जस्ट कैलकुलेट आई। चलो मैं इसको कैलकुलेटर से निकाल लेता हूं। वी हैव आई इज इक्वल टू, सोचते हैं क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। आई इज इक्वल टू कितना होगा 0.69 इंटू 94 डिवाइडेड बाई 5.12 डिवाइडेड बाई 20। अप्रोक्सीमेट आंसर है 0.63। ये जो आई का डेटा है दिस इज इक्वल टू कितना भाई 0.63, ऐसा यहां पे क्वेश्चन में हमें नजर आ रहा है। उसके बाद चलिए, तो क्या अल्फा कैलकुलेट करना पॉसिबल है? आंसर है कि बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे हमने सीखा आई इज इक्वल टू कितना 1 माइनस अल्फा बाई 2। पुट द वैल्यूज, क्या लगता है भाई, आई को लिखेंगे 0.63 जो कि हमने अभी अभी कैलकुलेट करा है। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस पॉसिबल होगा अल्फा बाई 2 ना, मतलब यहां पे स्पष्ट सा है कि जो अल्फा बाई 2 होगा दिस इक्वल्स टू 1 माइनस 0.63, मतलब इसको लिखा जा सकता है 0.37। अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0.37 पॉसिबल है ऐसा। व्हाट इज अल्फा? जो अल्फा होगा वो 0.74 के बराबर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो रही बात, अब इस क्वेश्चन को एक बार मैं रिविजिट कर दे रहा हूं। डायमेराइजेशन का जिक्र है तो अल्फा के टर्म्स में वेंटो फैक्टर को हमने कैलकुलेट करा। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो यहां पर आई को कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। अगर आई को कैलकुलेट करना पॉसिबल है तो समझो अल्फा को भी कैलकुलेट करना पॉसिबल है, एंड दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। द क्वेश्चन इज two elements X and Y form compounds having molecular formula XY2 and X2Y. When dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of XY to lower the freezing point by 2.5 Kelvin, whereas 1 gram of X2Y lower the freezing point by 1.5 Kelvin. Kf of benzene दिया है 5.1 और आपको X और Y का एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करना है। एटॉमिक मास का मतलब मोलर मास और क्या। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। See what about question number 37? मान लो कैपिटल X का मोलर मास कितना, mx इज इक्वल टू कितना लेंगे स्मॉल लेटर x, जो आपका यहां पे y का मोलर मास होगा उसको ले सकते हैं कितना स्मॉल लेटर y ले लो। चल यहां पे दो केसेस का जिक्र है, शुरुआत करते हैं केस 1 से, ध्यान से देखना। शुरुआत करेंगे केस 1 से। इस केस में जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है दिस करस्पॉन्ड्स टू कितना भाई, कौन सा कंपाउंड है, तो XY2 है। बाकी इंफॉर्मेशन देखिए, ध्यान से देखिए, जो आपका यहां पे सॉल्यूट का मास है दिस इज इक्वल टू 1 ग्राम। जो आपका यहां पे सॉल्यूट का मोलर मास है इसको कैलकुलेट किया जा सकता है एक्स और वाई के टर्म्स में। सोचिए कैपिटल एक्स का मोलर मास स्मॉल लेटर एक्स, कैपिटल वाई का मोलर मास कितना स्मॉल लेटर वाई। तो जो M2 का डेटा आपके पास यहां पर होगा दिस इक्वल्स टू स्मॉल लेटर एक्स प्लस 2 इंटू वाई, ऐसा कुछ करना पॉसिबल है। जहां तक डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का मसला है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, देखो क्या लिखा है भाई, आपका जो डेल्टा टीएफ का डेटा यहां पर दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू कितना 2.5 केल्विन। वी हैव डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 2.5 केल्विन। और सोचिए जो सॉल्वेंट का मास है दिस इज इक्वल टू कितना भाई 20 ग्राम, सॉल्वेंट मास इक्वल्स टू 20 ग्राम।
ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, कोई इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल नहीं है। अब मुझे बताएं, अगर हमने डेल्टा टीएफ के बारे में यहां पे सोचना है तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या पॉसिबल होगा, के एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी को यहां पे साफ लिखा जा सकता है N2 अपॉन W1। चूंकि करंट सिनेरियो में W1 आपका ग्राम्स में है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 भी तो करना ही पड़ेगा, तो करेंगे इसको ऐसा। फिर मुझे बताओ डेल्टा टीएफ कितना दिया हुआ है, 2.5 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में के एफ गिवन है दैट इक्वल्स टू 5.1 मल्टीप्लाइड बाय N2 कितना, सॉल्यूट का मास अपॉन मोलर मास। बोल सॉल्यूट का मास कितना, 1 ग्राम मोलर मास, x प्लस 2y इंटू आपको यहां पे करना पड़ेगा 1000 अपॉन ये जो सॉल्वेंट का मास है दिस इक्वल्स टू 20 ग्राम। ऐसा कुछ करेंगे और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है और आपको यहां पर x प्लस 2y का सेपरेशन करना है। बोलो व्हाट इज x प्लस 2y, सोच के देखो क्या हो सकता है अगर इसको कैलकुलेट करा जाए। x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना होगा, 5.1 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 2.5, x प्लस वाई इज इक्वल टू यहां पर आ गया दैट इज 102। अब बात करेंगे केस नंबर 2 की। जिस कंपाउंड का जिक्र यहां पर है दिस कंपाउंड इज दैट आई हैव कौन सा, H2Y। इस कंपाउंड का जिक्र यहां पे है दैट करस्पॉन्ड्स टू H2Y। अब बताइए जो आपका यहां पे सॉल्यूट का मास होगा, ध्यान से देखिए, जो आपका यहां पे सॉल्यूट का मास है दिस इक्वल्स टू 1 ग्राम। अगर हम यहां पे सॉल्यूट के मोलर मास की बात करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा, H2Y ना। तो अगर सॉल्यूट के मोलर मास की बात करेंगे क्या लगता है, 2x प्लस वाई। जो सॉल्यूट का मोलर मास यहां पर होगा दैट करस्पॉन्ड्स टू 2x प्लस वाई। जो आपका यहां पे डेल्टा टीएफ है दिस इक्वल्स टू 1.5 केल्विन, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जो आपका यहां पे सॉल्वेंट का मास होगा अगेन दिस इक्वल्स टू 20 ग्राम। क्लियर ना। अब सोचिए अगर यहां पे एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा टीएफ को लिखा जाए, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी को यहां पे करना पड़ेगा N2 अपॉन W1। चूंकि W1 ग्राम्स में है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 भी तो करेंगे ही करेंगे। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 1.5 इज इक्वल टू के एफ का डेटा 5.1 इंटू N2 हो जाएगा सॉल्यूट का मास बाय मोलर मास। सॉल्यूट का मास यहां पे 1 है, मोलर मास सॉल्यूट का 2x प्लस वाई इंटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट का मास कितना 20 ग्राम। यहां से आपको 2x प्लस वाई का सेपरेशन करना है, जस्ट सेपरेट 2 प्लस वाई। इसको सेपरेट करके आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स कितना आया 170 ना, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 170। अब एक काम करते हैं, देखो इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 हमने मान लिया और ये होमवर्क है। देखो आपको यहां पे x और y कैलकुलेट करना है, हो जाएगा सबसे कैलकुलेट, बड़ा आसान है। दो इक्वेशन अगर आपके पास है, दो अननोन का कैलकुलेशन करना पॉसिबल तो हो ही सकता है। ये बाकी होमवर्क हो गया, इसको खुद से ट्राई करना है। दो इक्वेशन से दो अननोन कैलकुलेट करना किसी भी मैथ्स के स्टूडेंट के लिए बड़ा ही आसान होता है, तो आपको इसको खुद से करना है। मैं इसका रिकैप दे दूं, XY2 दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, तो बड़ी आसानी से इस इक्वेशन को हम फाइनलाइज कर सकते हैं। X2Y सॉल्यूट आपको दिया, इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, इस इक्वेशन को डेराइव करना पॉसिबल है। इन दो इक्वेशन को यूटिलाइज करेंगे तो X और Y कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि कैपिटल X और कैपिटल Y का मोलर मास या एटॉमिक मास है। तो ये मैंने होमवर्क दे दिया है, इसको आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे, नहीं होगा मेरे ख्याल से हो ही जाएगा, तो फिर इसका डिस्कशन कर लेंगे। चलिए, इट्स द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 35।